भैया के लेकर गुरु पापा के पूरे को मेरा सब नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम का 4th लेक्चर यानी पत्रिडोफाइट्स के बारे में। आपको इसको पत्रिडोफाइट्स भी कह सकते हैं, टेरिडोफाइट्स भी कह सकते हैं। तो ठीक है ना जी। तो एज इन इसको आप इसको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, लेकिन हम लोग इसकी स्पेलिंग चूक ना हो इसलिए हम लोग इसको अभी तक तो पेट्रिडोफाइट ही कहते हैं। लेकिन जब आप एडवांस क्लासेस जाएंगे, जब मेडिकल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा होप लकीली तो और होपफुली, तो तब आप उसको टेरिडोफाइट्स बोलना। अभी तो स्पेलिंग याद रखने के लिए अपन पेट्रिडोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अपन आज इसके बारे में आज जानने वाले हैं, कल अपन ने ब्रायोफाइट्स के बारे में जाना है ना जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मोर एडवांस देन एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स, जाहिर सी बात है एल्गे ब्रायोफाइट के बाद आता है, इसीलिए अपन इसको मोर एडवांस कहते हैं एल्गे और ब्रायोफाइट से। इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स विच वर in which includes horsetails and ferns in which ferns were more advanced, यानी इनके अंदर दो प्रकार रहते हैं, हॉर्सटेल्स और फर्न्स, जिसमें जो फर्न्स है वो हॉर्सटेल से ज्यादा एडवांस रहता है। ये जो होते हैं अपने इसकी मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज किए जा सकते हैं, दवाइयां बनाने के लिए। सॉइल बाइंडर, जिस तरह से आपका ब्रायोफाइट एक डेंस मैट बना लेता था सॉइल बाइंड करने के लिए, जिससे सॉइल इरोजन अवॉइड होता था और हैवी प्लांट्स और हैवी वेटेड प्लांट्स उस पर उग सकते थे, वैसे उनकी मदद के लिए सॉइल बाइंडिंग का काम करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। और ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए भी पेट्रिडोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल पर्पजेस, सॉइल बाइंडिंग और ऑर्नामेंटल पर्पजेस, ठीक है ना जी। इट इज अपना जो क्या कहते हैं, इट इज मतलब इट इज नॉट अ पायोनियर, बट ये ब्रायोफाइट के लगेज बाद आए थे। ये पायोनियर तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्रायोफाइट के लगेज बाद आए थे, क्योंकि पहले कौन आया था, लाइकन। लाइकन के बाद कौन आया था सॉइल बाइंडिंग के लिए, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद कौन आया, पेट्रिडोफाइट। तो मतलब ये पायोनियर तो नहीं है, लेकिन ये ब्रायोफाइट के बाद आए थे, ठीक है ना जी। इट इज नोन एज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये तो थे सबसे पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में से एक थे, क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, इनमें प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज थी। क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज कौन होते हैं, अपने जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम वाटर और मिनरल और फूड ट्रांसपोर्ट वाले अपने फ्लोएम होते हैं। ये जो थे सबसे पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज यानी कंडक्टिंग टिश्यूज का आपको प्रेजेंस मिला। कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से, जाइलम फ्लोएम का प्रेजेंस मिला। तो अगर आपको पूछा गया कि वेस्कुलेचर वाज फर्स्ट फाउंड इन, ऑप्शन ए एल्गे, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी पेट्रिडोफाइट, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऐसा, तो आपको ऑप्शन टी टेरिडोफाइट्स को करना पड़ेगा। या आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको स्फैग्नम मॉस, ऑप्शन ए आपका फिर एक स्फैग्नम मॉस देख सकते, एक आपको स्फैग्नम मॉस देख सकते, फिर एक आपको स्पायरोगायरा देख सकते, फिर एक आपको एक ये भी देख सकते, क्या बोलते हैं, किसका एग्जांपल कौन सा रहेगा अपना, पेरिस का दे सकते, टेरिस का दे सकते। फिर आपको अगला ऑप्शन में आपको बैम्बू दे सकते। तो आपने टेरिस को टिक करना है, तो कि टेरिस में आपका पेट्रिडोफाइट के अंदर आता है, जिसके अंदर फर्स्ट वेस्कुलेचर पाई गई थी, नॉट स्पेसिफिकली इन टेरिस बट पेट्रिडोफाइट में। आपको ये डायरेक्टली आपको क्लास नहीं देंगे ये कि एल्गे, ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ऐसा नहीं देंगे। ये एग्जांपल देंगे, बोलेंगे फर्स्ट वेस्कुलेचर किस में पाया गया था, है ना, सीड फॉर्मेशन किस में पाई गई थी, फ्रूट फॉर्मेशन किस में पाई गई थी, है ना। तो ये इस तरह से आपको एमसीक्यू देंगे। तो अगला आता है कि इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस थ्रू सम सैंडी सॉइल कंडीशन, यानी ये ठंडे, डैम्प यानी गीले, और शेडी यानी अंधेरी जगहों पर ज्यादा अच्छे से उगते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी का प्रेजेंस हो, वहां पे रेतीली मिट्टी का रेतीली मिट्टी जैसा, थोड़ा सा रेतीली मिट्टी हो गई और थोड़ा सा ठंडा एकदम, तो ऐसा है कि अगर शेड आई और पानी आया तो जाहिर सी बात है ठंडक तो आने ही वाली है। जाहिर सी बात है जब अगर आपको छाव मिल गई तो जहाँ छाव रहती है वहां थोड़ी सी तो ठंडक रहती ही है। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, तो छाव आ गई तो ठंडक तो आनी ही है ना। और फिर वहां पे ठंडक आई तो फिर वहां पे ठंडक और बढ़ाने के लिए और एनहांस करने के लिए क्या, अपने को थोड़ी सी गीलापन लगेगा, अपने को थोड़ा सा पानी लगेगा। तो ये अपने को गीले जगहों में, अंधेरी जगह यानी छाव वाली जगहों पे, और ठंडे यानी कूल जगहों पर, जहाँ पे की सॉइल थोड़ी सी सैंडी टेक्सचर की हो, उसकी सॉइल का टेक्सचर जो होना चाहिए वो सैंडी होना चाहिए, उस जगह पे ऑप्टिमम ग्रोथ करती है टेरिडोफाइट्स। ये जो होती है थैलॉइड नहीं होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये थैलॉइड नहीं होती है, क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ये थैलॉइड नहीं होती क्योंकि इनमें प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ये स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफिटिक रहती है, क्योंकि इसके लाइफ फेज, जो इसका मेन प्लांट बॉडी का लाइफ फेज है, उसमें सबसे बड़ा जो आपका
हिस्सेदार होता है वो आपके डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल रहती है, दैट इज स्पोरोफिटिक, है ना जी। ये हो गया अपना पेप्टिडोफाइट के बारे में। ये पेप्टिडोफाइट के बारे में अपन ने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। थीरिडोफाइट्स में दो तरह के लीव्स रहते हैं, एक तो स्मॉल हो सकते हैं और एक लार्ज हो सकते हैं। उनके साइज के बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट किया गया था, आइदर दे कैन बी स्मॉल और कैन बी लार्ज। जो स्मॉल होते हैं उनको माइक्रोफिल कहा जाता है और जो लार्ज होते हैं उसको मैक्रोफिल कहा जाता है। फिल मतलब लीव, लीव्स क्यों फिल क्यों वापरते हैं अपन लीव्स के रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या आता है क्लोरोफिल, तो इसलिए अपन फिल वापरते हैं। तो छोटे लीव्स को अपन माइक्रोफिल कहते हैं और बड़े लीव्स को मैक्रोफिल कहते हैं। फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक जो होते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है बेयर स्पोरेंजिया दैट इज सप्टेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज जो होती है वो एक स्पोरेंजिया को अपने ऊपर बेयर करती है, जिसे आपके लीफ लाइक अपेंडेजेस द्वारा सप्टेंड किया जाता है। यानी जिसको अपन स्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं, स्पोरोफिल्स मतलब आपके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर एक जो आपका स्पोरेंजिया जो बेयर होता है उसके ऊपर। समझिए अगर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है तो ये मैं एक एग्जांपल कैसे, ये इरेजर को समझिए, ये इरेजर जो है स्पोरेंजिया है और ये स्पोरेंजिया के ऊपर सब्टेंड किए गए लीफ लाइक अपेंडेजेस को मैं स्पोरोफिल कहता हूँ। तो ये कहाँ पे, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर बेयर हो रही है ना, ठीक है। फिर इसके बाद स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज के लीफ लाइक स्ट्रक्चर को, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज के लीफ लाइक स्ट्रक्चर को अपन स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफाइट्स इन सम केसेस कैन बी डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रॉबेली और कोन। दे कैन बी डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट से मतलब है कि भैया ये अगर कॉम्पैक्ट रहे तो ये कोन के स्ट्रॉबेली फॉर्म करते हैं। एग्जांपल सिलाजिलेना इक्विस्टेम, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि भैया ये एक आपका कोन या स्ट्रॉबिलस है, दिस इज फॉर्म बाय कंपैक्टली पैक्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी आपके लीफ के स्ट्रक्चर्स ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज के ऊपर के लीफ वाले स्ट्रक्चर्स को अपन क्या कहते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। कोन या स्ट्रोबिलस दैट इज फॉर्म बाय कंपैक्टली पैक्ड स्पोरोफिल, जिसके ऊपर आपके स्पोर्स रहते हैं, जिसके ऊपर आपके स्पोर्स रहते हैं। वो स्पोर्स के अंदर आपके जो इसके अंदर स्पोर्स के अंदर जो रहती है वो आपके स्पोरेंजिया के अंदर स्टोर रहती है। जो स्पोर्स रहते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर स्टोर रहती है और ये आपका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इनको बेयर करती है अपने ऊपर। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अपने आप के ऊपर बेयर करती है। तो अपन ने अब तक क्या देख लिया, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो अपने ऊपर स्पोरेंजिया बेयर करती है, जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, जिसको लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल उनको सब्टेंड करती है, ठीक है ना जी। और जब कॉम्पैक्टली पैक्ड स्पोरोफिल्स रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कोन या स्ट्रॉबिलस कहते हैं। अपन ने यहां तक देख लिया, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, है ना जी। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एक स्पोर मदर सेल होता है। स्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया जो होती है इट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मायोसिस, मायोसिस किसका होगा, स्पोर मदर सेल जो रहता है उसका मायोसिस होगा। उसका मायोसिस होके क्या होगा, स्पोर बनेगा। स्पोर मदर सेल से मायोसिस के द्वारा स्पोर बनेगा, किसमें, स्पोरेंजिया के अंदर। यानी स्पोर मदर सेल जो होती है मायोसिस के द्वारा स्पोर्स बनाती है, किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। ये स्पोर जो होते हैं आगे जाके जर्मिनेट करके आपके इनकॉन्सिपिकस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर मोस्टली फोटोसिंथेसिस थैलॉइड गमीटोफाइटिक सेल दैट इज नोन एज प्रोथैलस बनाते हैं। क्या क्या स्टेटसमेंट अपन ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इनकॉन्सिपिकस स्मॉल मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफिटिक दैट इज प्रोथैलस। यानी प्रोथैलस जो होता है इनकॉन्सिपिकस, यानी ये दिखाई नहीं देता। स्मॉल होगा तो दिखाई तो नहीं देगा ना, लेकिन मल्टीसेलुलर रहता है। अपन अपने बहुत लगता है कि भैया कोई चीज अगर अपने को दिखाई नहीं दे रही तो वो यूनिसेलुलर रहती, गलत, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई चीज छोटी है और वो दिखाई नहीं दे रही तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। मल्टीसेलुलर मोस्टली फोटोसिंथेटिक मतलब ज्यादातर फोटोसिंथेटिक रहती है। थैलॉइड यानी एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट लीव्स एंड स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स
वो उसको अपन थैलॉइड कहते हैं। गैमेटोफिटिक यानी इसका प्लॉइडी कितना रहेगा, एन रहेगा, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, प्रोथैलस। हियर द गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट बट इट इज आल्सो फोटोसिंथेटिक। यहाँ पे आप कैसा है कि भैया यहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड, आपका डोमिनेंट तो नहीं है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है इक्वल अमाउंट ऑफ लाइफ साइकिल के फेज, लाइफ साइकिल का जितना भी टोटल टाइम फेज है उसके इक्वल टाइम में बटे हुए हैं गैमेटोफाइट और पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है लाइफ साइकिल के इक्वल टाइम में बटे हुए हैं, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। लेकिन इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेटिक नेचर के है। तो अपन ने क्या देख लिया, स्पोर मदर सेल मायोसिस के द्वारा स्पोर बनाती किसमें, स्पोरेंजिया के अंदर। ये स्पोर जो होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर वो जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, आपके प्रोथैलस बनाते हैं। प्रोथैलस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है, इंस्क्यूपस यानी दिखाई नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपके थैलॉइड रहते हैं, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको अपन प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है ना जी, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस क्यों कहते हैं, प्रोथैलस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रो यानी सबसे पहले आने वाले और थैलस यानी एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। उसके बाद ये आगे और डेवलप होते हैं, इसके बाद आगे और डेवलप होते हैं कैसे कि एज प्रोथैलस इज वेल ग्रोन इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस इट इज ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब ये है कि प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प शेडी प्लेसेस लगती है। कूल डैम्प शेडी प्लेसेस यानी ठंडी छाव वाली जगह जिसमें थोड़ी सी पानी की नमी भी हो, मतलब थोड़ा सा ठंडा वातावरण चाहिए। ठंडे वातावरण के लिए पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और उसके लिए छाव का होना जरूरी हो जाता है। अगर छाव नहीं होगी तो ठंडक कहां से आएगी, और ठंडक आने के लिए थोड़ा सा पानी भी लगता है, इसलिए डैम्प होना चाहिए। ये कूल, डैम्प और शेडी ये तीनों साथ साथ ही चलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो आपके प्रोथैलस रहते हैं, प्रोथैलस इज अ वेरी ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर। इट इज अ वेरी ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर। इस गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट है आपके क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। इस गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट रहते हैं आपके प्रोथैलस। फिर उसके बाद इस गैमेटोफाइट, इसके बाद क्या होता है, फिर आपके जो एंथेरेडियम होते हैं वो एंथ्राजॉइड बनाते हैं। एंथेरेडियम कौन से, मेल स्ट्रक्चर्स, वो आपके एंथ्राजॉइड बनाएंगे। फिर आर्चिगोनियम जो होते हैं वो आर्चिगोनियम बनाते हैं फीमेल स्ट्रक्चर। वाया वाटर यानी वाटर के माध्यम से वो दोनों फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं 2n आपकी प्लॉइडी वाला, 2n प्लॉइडी वाला जाइगोट बनाते हैं, जो एक वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है। वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट यानी क्या था अपना, कि जो अपना गैमेटोफाइट था प्रोथैलस, वो अब अपना क्या होता है, वो अपना डेवलप होता है। अपन ने क्या देखा था कि भैया अगर वो माइक्रोफिल है, अगर वो माइक्रो आपका, अगर वो आपका कैसा है कि भैया अगर वो मेल रहेगा तो वो एंथेरेडियम बनाएगा और अगर फीमेल रहेगी तो आर्चिगोनियम बनाएगा। ठीक है ना, एंथेरेडियम जो है एंथ्राजॉइड बनाता है, आर्चिगोनियम तो आर्चिगोनियम ही बनाता है। वाटर के द्वारा वो दोनों फ्यूज होते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं 2n की प्लॉइडी वाला, जो एक वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड स्पोरोफिट रहता है। अब इसकी प्लॉइडी क्या रहेंगी, 2n की प्लॉइडी रहेंगी। ये अपन ने देख लिया। तो 2n की प्लॉइडी कहाँ का थी, 2n की प्लॉइडी यहाँ थी, 2n की प्लॉइडी यहाँ है, 2n की प्लॉइडी यहाँ है और 2n की प्लॉइडी यहाँ है। यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, प्रोथैलस पे भी n है और आपके मायोसिस द्वारा हाँ, तो प्रोथैलस पे भी n है, तो n और ये 2n। तो ये कैसा है, फोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, ये दोनों जो लाइफ साइकिल्स है एक दूसरे में बहुत ही बराबर तरह से विभाजित है। इसमें कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट अपना यहाँ पे प्रूव हो जा रहा है। ठीक है ना जी, आपको दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं मैं। तो अपन ने क्या देखा भाई, स्पोर मदर सेल जो थी वो स्पोर बनाती है मायोसिस द्वारा स्पोर बनाती है स्पोर मदर सेल। किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। ये जो स्पोर रहते हैं वो जर्मिनेट होते हैं किसमें, दे जर्मिनेट इनटू आपके प्रोथैलस में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये आपके प्रोथैलस में जर्मिनेट हो जाते हैं। प्रोथैलस में जर्मिनेट होने के बाद ये क्या करते हैं, प्रोथैलस जो होता है आपका, एक बात जो प्रोथैलस की रहती है कि प्रोथैलस की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। प्रोथैलस जो आपके प्रोड्यूस जर्मिनेट हुआ है स्पोर्स से, उस स्पोर्स से जर्मिनेट हुए प्रोथैलस के 5 कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है, इनकॉन्स्पिकुअस है। फिर उसके बाद वो आपके एक फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं और वो आपके कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद ये और फर्दर डेवलप होके एंथेरेडियम और आर्चिगोनियम बनाते हैं, जो वाटर द्वारा फ्यूज होके आपका 2n प्लॉइडी का जाइगोट बनाता है, जो एक वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। पिक्टिडोफिटिक लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। ठीक है ना जी, पिक्टिडोफाइट के लाइफ साइकिल को हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरेटिकल पार्ट में देखा। अब अपन उसको
डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं तो ये स्ट्रोबिलस और कोन रहती है। स्ट्रोबिलस और कोन के ऊपर क्या होता है, स्ट्रोबिलस और कोन स्पोरेंजिया को बेयर करता है। स्पोरेंजिया को बेयर करता है तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या स्टोर रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्टोर रहते हैं स्पोर। यह जो स्पोर रहते हैं मायोसिस के द्वारा स्पोर मदर सेल जो रहती है, स्पोरेंजिया क्या स्टोर करती है, स्पोर मदर सेल स्टोर करती है। पार्डन में अगर मैंने स्पोर बोला होगा तो स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल स्टोर करती है। ये स्पोर मदर सेल जो होती है मायोसिस के थ्रू जाती है, ये मायोसिस के थ्रू जाती है जो आपका एक स्पोर बनाता है। अब इस स्पोर की प्लॉइडी क्या रहेंगी, इस स्पोर की प्लॉइडी थी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर की प्लॉइडी हैप्लॉइड, पर स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी, डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल की डिप्लॉइड प्लॉइडी से मायोसिस के थ्रू वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। ये आगे जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। गेमेटोफाइट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो स्मॉल, इनकॉन्स्पिकुअस, पर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और आपके क्या कहते हैं थैलॉइड, थैलस रखते हैं। ठीक है ना जी। ये जो होते हैं इसमें का जो मेल रहता है एंथेरेडिया और जो फीमेल रहती है आर्चिगोनिया। एंथ्राजॉइड और एग, मेल एंथ्राजॉइड बनाएगा, फीमेल एग बनाएगी। ये वाटर के एंथ्राजॉइड जो होता है वाटर के थ्रू एग तक जाता है, एग से फ्यूज होता है, जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, ये जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और ये एम्ब्रियो में डेवलप होकर जो एम्ब्रियो ग्रो करके एक नया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है जो आपकी डिप्लॉयड रहती है और आपकी डोमिनेटिंग रहती है। ये डिस्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है आपकी डोमिनेटिंग होती है। ठीक है ना जी, थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। मतलब कैसा, अपन ने पिछले बार देखा था कि भैया गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग नहीं है। गैमेटोफाइट इसमें डोमिनेटिंग नहीं है। क्यों डोमिनेटिंग नहीं है, तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है, एक तरह से देखा जाए तो उनका इक्वल टाइम पीरियड है। लेकिन जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उनका थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड है। कैसा, 51-49 का थोड़ा सा रेशियो है। मतलब 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। इसलिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को अपने को डोमिनेटिंग ही बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको पूछा गया कि पेट्रोफिटिक लाइफ साइकिल में कौन डोमिनेटिंग है, तो स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल आपकी डोमिनेटिंग रहती, प्लांट बॉडी में स्पोरोफिटिक डोमिनेट रहती है। ठीक है ना जी। तो अपन ये पेट्रोफाइट का डायग्रामेटिक फॉर्म में अपन ने इसकी पूरी लाइफ साइकिल देख लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं आगे। ठीक है ना जी, इसके स्पोर के रिलेटेड कि भैया जो पित्रिडोफाइट में मेजॉरिटी ऑफ स्पोर रहते हैं, पित्रिडोफाइट में जो मेजॉरिटी ऑफ स्पोर रहते हैं वो होमोस्पोरस रहते हैं। यानी स्पोरेंजिया के अंदर एक ही तरह के स्पोर स्टोर होते हैं, उसके अंदर एक ही तरह के स्पोर रहते हैं। लेकिन हेट्रोस्पोरस कौन रहते हैं, हेट्रोस्पोरस वो रहते हैं जिसका मेल जो होता है वो छोटा और फीमेल जो होती है बड़ी रहती है। मेगास्पोरेंजिया फीमेल और माइक्रोस्पोरेंजिया मेल। मेगास्पोरेंजिया फीमेल, माइक्रोस्पोरेंजिया मेल। तो इसका एग्जांपल क्या है, सिलाजिलेना और सेल्वेनिया। सिलाजिलेना और सेल्वेनिया। हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल क्या रहेंगे, जो शब्द एक जैसे ही है, एक ही लेटर की शुरुआत होती है, एस और एस। एक क्वेश्चन आपका ये जो था, ये पॉइंट ये आपके नीट 2023 में आपके G5 हर सेट में आया था, और G5 वाला जो सेट था उसका पहला ही क्वेश्चन था, इतना मुझे क्लियरली याद है। तो ये जो है बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमने जब इसके ऑफलाइन दिख पढ़ाया था इसको, तो बहुत ही आखिरी 6 मई को तक इसको हमने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है कि भाई छोटे माइक्रोस्पोरेंजिया जो रहते हैं मेल रहते हैं, मेगास्पोरेंजिया फीमेल, उसका एग्जांपल हेट्रोस्पोरिका रहता है आपका सेल्वेनिया, सिलाजिनेला। ठीक है ना जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो फीमेल गैमेटोफाइट रहता है वो रिटेन होता है एज स्पोरोफाइट फॉर वायबल ड्यूरेशन। यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट रहती है वह अपने आप को एक वायबल ड्यूरेशन तक स्पोरोफाइट के फॉर्म में रिटेन कर सकती है। यानी वह अपने आप को स्पोरोफाइट एक क्या कहते हैं अनिश्चित काल तक अपने आप को स्पोरोफिटिक में बनाए रख सकती है। वो बदल नहीं सकती जब तक वो नहीं चाहती। ठीक है ना जी। एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है कभी भी याद रखिए फीमेल गैमेटोफाइट में ही होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में ही एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। इसी हैबिट्स की वजह से इसका इसी दो हैबिट्स को अपन ने प्रीकर्सर ऑफ सीव हैबिट को जाना है। इसी हैबिट्स को अपन ने प्रीकर्सर ऑफ सीव हैबिट्स का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इसी हैबिट्स के बेसिस पर अपन कह सकते हैं कि आगे आपके पित्रिडोफाइट्स के बाद आते कौन है, आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड्स पाए गए थे। कैसे? ये जो दो हैबिट्स थी, इन दोनों का सीड बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्लांट के अंदर, इन दो हैबिट्स का। और ये दो हैबिट जो थी पित्रिडोफाइट में सबसे पहले पाई गई थी। तो ये जो थी प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट के नाम से इन्हें जाना जाता है। अतः क्या होता है कि जब मेल, इसका क्या कहता है सीड हैबिट क्या थी, सीड हैबिट जो थी कि भैया जब मेल आएगा फीमेल स्पोरोफाइट पर तो वो फर्टिलाइज करेगा फीमेल स्पोरोफाइट को, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगी
फीमेल के अंदर होगी, पर यहाँ कोई सीड बनेगा नहीं। पेट्रिडोफाइट में कोई सीड बनता नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। पेट्रिडोफाइट में कोई सीड बनता नहीं है। ये सिर्फ प्रीकर्सर और सीड हैबिट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, सीड हैबिट के प्रीकर्सर थे। क्या आएगा, मेल जो आपका एंथ्रेडजॉइड था वो एग तक आएगा, वो एग को फर्टिलाइज करेगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगी वो फीमेल गेमेटोफाइट में ही होगी, फीमेल के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, गेमेटोफाइट में नहीं सॉरी, फीमेल के अंदर ही आपकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, पर कोई सीड बनेगा नहीं। अतः इसको अपन क्या कहते हैं, सीड हैबिट की दृष्टि से एक तो हेट्रोस्पोरी होना जरूरी रहता है और रिटेंशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट जो अपन ने पढ़ा। हेट्रोस्पोरी यानी हेट्रोस्पोरस यानी आपके सिर्फ आपके सिलाजिलेना और आपके सेल्वेनिया है आपके हेट्रोस्पोरी दिखाते हैं। इसलिए सीड हैबिट को प्रीकर्सर्स कौन से दो स्पीशीज, ऐसा भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके पेट्रिडोफाइट के दो एग्जाम्पल जो आपके सीड हैबिट के प्रीकर्सर जाने गए थे, तो आपके सिलाजिलेला और सेल्वेनिया। क्यों? क्योंकि उनमें हेट्रोस्पोरी पाई गई थी। सीड हैबिट के लिए आपने को दो कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है, ये भी आपको नीट में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायरमेंट फॉर द सीड हैबिट? ऑप्शन 1 स्पोर, ऑप्शन 1 फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 2 हेट्रोस्पोरी, ऑप्शन 3 होमोस्पोरी, ऑप्शन 4 रिटेंशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन आपका क्या कहते हैं, और आपका एक और आ जाएगा रिटेंशन ऑफ फीमेल स्पोरोफाइट। ये 5 ऑप्शन है आपको, तो इसमें से आप कौन सा चूज करेंगे? हेट्रोस्पोरी एंड रिटेंशन ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। हेट्रोस्पोरी रही तो आप कौन से दो एग्जांपल चूज करेंगे? फिर दो आपके सीड हैबिट दिखाते हैं, सिर्फ दो ही है, सिलाजिलेना और सेल्वेनिया। सिलाजिलेना और सेल्वेनिया ही है जो आपके हेट्रोस्पोरी दिखाते हैं, अतः वो आपके सीड हैबिट के प्रीकर्सर्स जाने जाएंगे। ये अपन ने पॉइंट अपन ने पूरा क्लियर कर लिया है, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके 4 क्लासेस रहते हैं पेट्रिडोफाइट के। पेट्रिडोफाइट की 4 क्लासेस है एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी में पेट्रिडोफाइट की सबसे लास्ट लाइन है ये पेट्रिडोफाइट पैराग्राफ की, उसमें इसके 4 क्लासेस दिए हैं। आप सोचेंगे कि ये एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी का, क्योंकि क्या होता है बहुत बार बच्चे एग्जांपल याद रख लेते हैं, डायग्राम वाले ही एग्जांपल याद रखते हैं, लेकिन वो 4 क्लासेस बहुत सारे लोग याद नहीं रखते। तो पेट्रिडोफाइट के जो 4 क्लासेस है, प्लियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पाइनोप्सिडा और पिटेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और साइलोप्सिडा। आप इसको पिलोप्सिडा और आपको पिटेरोप्सिडा स्पेलिंग के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोस्पिडा, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है। तो आप जब सिलोस्पिडा को देखेंगे तो सिलोस्पिडा कह लो या पिस्लोप्सिडा कह लो, तो पिस्लोप्सिडा में अपने को PSI पहले दिख रहा है, तो पिस्लोस्टम और पिस्लोप्सिडा यानी सिलोस्पिडा और सिलोस्टम। तो अपने को ये जो PSI वाला है, PSI, तो ये जो शब्द अपन क्या क्लास का कहेंगे इसको? अपना सिलोप्सिडा कह सकते हैं। सिलोप्सिडा क्लास के अपन इसको सिलोस्टम कह सकते हैं। सिलोस्टम वाले कौन होते हैं? सिलोप्सिडा क्लास के लोग होते हैं वो। लाइकोप्सिडा का पहला ही जो एग्जाम्पल लाइकोपोडियम तो आपका रहता ही है लाइकोप्सिडा का, वो आप शब्द से पहचान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपको सिलाजिलेला देंगे और वो पूछेंगे सिलाजिलेला किसका है, वो होता है लाइकोप्सिडा का। लाइफ साइंस यानी अपने को जो अपन बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी का दूसरा नाम भी अपना लाइफ साइंस ही तो होता है। तो लाइफ साइंस यानी लाइकोपोडियम और सिलाजिलेला। लाइकोपोडियम और सिलाजिलेला आपके लाइकोप्सिडा के रहते हैं, लाइकोपोडियम और सिलाजिलेला। फिर आपके जो आपका जो स्फिनोप्सिडा रहता है वो इक्विस्टेम उसका एग्जांपल रहता है। आपके स्फिनोप्सिडा क्लास का इक्विस्टेम जो होता है वो उसके एग्जांपल होते हैं। स्फिनोप्सिडा का एग्जांपल होता है आपका इक्विस्टेम यानी साउथ ईस्ट यानी स्फिनोप्सिडा इक्विस्टेम, साउथ ईस्ट यानी स्फिनोप्सिडा इक्विस्टेम। और जो आपके एग्जाम पैड रहता है यानी टेरोप्सिडा, आपका टेरोप्सिडा उसको अपन कैसे याद रख सकते हैं? एग्जाम पैड कैसे याद रख सकते हैं, यानी PAD यानी टेरोप्सिडा एडियंटम और ड्रायोपेट्रिस। पेट्रोप्सिडा, एडियंटम और ड्रायोपेट्रिस, इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अपन ने पेट्रिडोफाइट के 4 क्लासेस देख लिए और अपन ने अब पेट्रिडोफाइट के एग्जांपल्स भी क्लियर कर लिए हैं। अगले स्लाइड में अपन देखते हैं कि एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम, जो डायग्राम में क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया है कि नहीं, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। फिर अपन आज का लेक्चर फिर समाप्त कर सकते हैं। एक सेकेंड दीजिए। हाँ,
तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है, सबसे पहला डायग्राम जो है वो सिलाजिनेला का है। सिलाजिनेला का डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो लीव है बड़े बड़े छोटे छोटे से लीव्स है। तो अपन क्या कह सकते हैं, लीव से अपन देख सकते कह सकते हैं कि भैया ये माइक्रोफिल है। माइक्रोफिल यानी इसके लीव्स छोटे छोटे हैं। इसके जो कोन्स और स्ट्रॉबेरी है इसमें प्रेजेंट है, दिख नहीं रहे, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि कोन्स और स्ट्रॉबेरी प्रेजेंट है, इसलिए एक हेट्रोस्पोरी है, क्योंकि स्पोन्स और स्ट्रॉबेरी का तो प्रेजेंट रहना जरूरी, और हेट्रोस्पोरी का तो अपन ने एग्जांपल अभी ही देखा था। ये है इक्विस्टेम। इक्विस्टेम जो होती है होमोस्पोरी दिखाती है। इसमें स्ट्रॉबिलस है, इसमें नोड्स, इंटरनोड्स, ब्रांच है और राइजोम है, ठीक है ना जी। ये फर्न होते हैं। फर्न में आप देख सकते हैं कि इसके फर्न के अंदर बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ये भी होमोस्पोरी रहती है, इसके अंदर भी स्ट्रॉबेरी कोन रहता है। सैल्वेनिया, सिलाजिनेला और सैल्वेनिया। अब जो सैल्वेनिया है इसमें आप देख सकते हैं कि भैया हेट्रोस्पोरी होगी। एग्जांपल देखा था एस और एस, सिलाजिनेला और सैल्वेनिया। इसमें हेट्रोस्पोरी होगी, इसमें स्ट्रॉबेरी कोन रहेगा। इसके जो लीव्स है वो देख सकते हैं आप, थोड़े से बड़े बड़े से है, ठीक है ना जी। तो चलिए अपन ने एनसीईआरटी वाले डायग्राम भी सब कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप आपको पार्ट पित्रिडोफाइट समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसके एमसीक्यूज छुड़ाइए, नोट्स बनाइए, और अगले लेक्चर तक फिर मिलते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। 2 लेक्चर बचे हैं सिर्फ, और फिर हम लोग प्लांट किंगडम वाला चैप्टर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।